हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज इस टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। सो बेसिकली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, पहले तो उसको हम अपने वर्ड्स में समझते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। जैसे कि आप जानते हैं सब कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सनस के बीच में। तो वो दो पर्सन अगर उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो वो आगे चल के एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, अभी कोई ए पर्सन हो गया, बी पर्सन हो गया, अभी कोई सी पर्सन है जो कि स्ट्रेंजर है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो क्या लीगल एक्शन ले सकता है? तो इसका आंसर है नो, वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेता। यही बेसिक जनरल रूल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। एक बार हम डेफिनेशन की हेल्प से देख लेते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मे बी प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन एग्रीमेंट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ओनली अ पर्सन हु इज़ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। जो पर्सन सिर्फ पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की वही सू कर सकती है। दिस इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है, ठीक है। The doctrine of privity of contract means that only those persons who are parties to the contract can enforce the same. जो parties of contract हैं वही उस contract को enforce कर सकती हैं. A stranger to the contract cannot enforce a contract even though the contract may have been entered into for his benefit. अगर वो उसके benefit के लिए भी contract किया गया है तब भी एक stranger उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। ये जनरल रूल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। इफ़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी सम बेनिफिट्स हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन एक्स, अगर ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट में है उससे कुछ बेनिफिट्स एक्स को हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स कैन नॉट फाइल अ सूट टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट। ए उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता बिकॉज ए एंड बी आर द ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज एक्स इज़ अ स्ट्रेंजर, ठीक है। तो वो उसे इन्फोर्स नहीं करा सकता बिकॉज वो एक स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, एक्स ओ वाई ₹1,00,000, वाई से 1,00,000 लिया एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी सेल की टू जेड, जेड को प्रॉपर्टी सेल की। जेड प्रोमिस टू पे ऑफ एक्स डेट, और जेड ने प्रॉमिस भी किया कि मैं ठीक है मैं पे ऑफ कर दूंगा, एक्स का जो डेट आपने लिया है उसको मैं पे कर दूंगा वाई को, ठीक है। जेड फेल्स टू पे वाई, और जो जेड है उसने वाई को पे नहीं किया, तो वाई क्या कर गया, वाई कांट सू जेड, और वाई उसको क्या कर सकता है, सू नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जेड को सू नहीं कर सकता बिकॉज वो एक स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि एक्स एंड वाई का कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था, तो जेड इज़ द स्ट्रेंजर, ठीक है, तो वो इसको सू नहीं कर सकता। The rule that a stranger to contract cannot sue has to be distinguished from this rule that in India, a person who is a stranger to consideration can sue. इंडिया में थोड़ा सा ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम तो करता है लेकिन इसके सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो नीचे हम डिस्कस करेंगे उस एक्सेप्शंस के बारे में। अ पर्सन मे नॉट हैव हिमसेल्फ गिवन एनी कंसिडरेशन बट ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज़ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो इन्फोर्स कर सकता है अगर वो पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कंसिडरेशन मे बी गिवन ईदर बाय द प्रोमिसी और अ थर्ड पार्टी, क्योंकि जो इंडियन लॉ की का है तो उसमें क्या होता है, कंसिडरेशन आप खुद भी दे सकते हो या कोई थर्ड पार्टी भी आपके बिहाफ पर कंसिडरेशन दे सकते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो इंडियन लॉ में है वो थोड़ी ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश लॉ, ठीक है। सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में तो काम करता ही है लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हम डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन टू द रूल दैट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, इसके एक्सेप्शन दिए हुए, यानी व्हेन कैन अ स्ट्रेंजर सू, कब वो सू कर सकता है, ठीक है, पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसका कोई बेनिफिट शामिल है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब वो सू कर सकता है। कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन इस केस में कर सकता है, या प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस अंडर फैमिली सेटलमेंट्स, इन तीनों को हम नीचे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और या बेनिफिशरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लेते हैं, ठीक है, दो पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो
सी के फेवर में है, राइट, या एक्स के फेवर में, किसी के भी फेवर में, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकता है, उसके बेनिफिट की चीज़ है वो, तो उस केस में वो उसको इन्फोर्स करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर इंस्टेंस, इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, बेनिफिशियल राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी में बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो बेनिफिशियल राइट है वो सी के रेस्पेक्ट में क्रिएट हो रहा है उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। इन सच अ केस सी कैन इन्फोर्स, और सी इन्फोर्स करा सकता है हिज क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ राइट कन्फर्ड अपॉन हिम, क्योंकि उसके राइट है वहाँ पर, उसको बेनिफिशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है। केस लॉ की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैन बेगम, ठीक है। ये बेसिकली केस है डॉटर इन लॉ का, ठीक है। इसमें जो प्लेंटिफ है वो अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट में एक्शन लेती है, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था उसके मैरिज से पहले कि जो फादर, जो मतलब गर्ल के फादर हैं और जो बॉय के फादर, उनमें डिसाइड हुआ था अगर आपकी डॉटर मेरे सन से मैरिज कर लेगी तो मैं आपको कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए उनकी डॉटर ने उनसे शादी कर लेती है वो उनके सन से, लेकिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटते हैं एंड वो अलाउंसेस उसको प्रोवाइड नहीं करते। तो इसके एक्शन में जो प्लेंटिफ है वो एक्शन लेती है अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट में। बट वहाँ पे ये क्वेश्चन सामने आता है कि प्लेंटिफ जो है वो एक स्ट्रेंजर है इस केस में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो गर्ल जो फादर हैं, लड़की के जो फादर है उसके साथ हुआ था, और जो लड़के के फादर है उनके बीच में होता। तो लड़की जो है उस केस में, यानी प्लेंटिफ, वो एक स्ट्रेंजर है इस केस में, तो उसका जो ये एक्शन है वो राइट है या रॉन्ग। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि जो लड़की है वो इंटाइटल्ड है क्लेम करने के लिए, बिकॉज वो बेनिफिशरी है इस केस में। आई होप इट्स क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन है कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन। इसको डिस्कस करते हैं। समटाइम्स देयर मे बी नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। कई बार नहीं होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, बट इफ वन ऑफ देम बाय हिज कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द अदर टू सू हिम, और लेकिन कोई ऐसा कंडक्ट कर रहा है वो, या एक्नॉलेजमेंट है या एडमिशन उसने किया है जिससे कि राइट क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर सू करने का, ही मे बी लायबल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ स्टॉपल, तो वो लायबल होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ स्टॉपल। केस लॉ की हेल्प से डिस्कस करते हैं नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल लिमिटेड। इस केस में ये हुआ था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के हस्बैंड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मुझे सर्टेन अमाउंट देते रहोगे मुझे लाइफ टाइम में, और अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बाद मेरी वाइफ को दोगे, यानी प्लेंटिफ को दोगे। बट क्या हुआ, जब वाइफ ने यानी प्लेंटिफ ने एक्शन लिया कि आप मुझे वो अलाउंसेस प्रोवाइड करें, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या वो इंटाइटल्ड है एक्शन लेने के लिए। तो वहाँ पे हेल्ड हुआ दैट द डिफेंडेंट हैड क्रिएटेड सच प्रिविटी ऑफ विद द प्लेंटिफ बाय देयर कंडक्ट एंड बाय एक्नॉलेजमेंट और बाय एडमिशन, सो दैट द प्लेंटिफ वॉज एंटाइटल्ड हर एक्शन इवन दो देयर वॉज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तब भी वो इंटाइटल्ड है और वो क्लेम कर सकती है। सो इस केस में ये हुआ था। आई होप इट्स क्लियर। द थर्ड वन इज प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस अंडर फैमिली सेटलमेंट, ठीक है। सो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंजर एक लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है, अगर केस है मेंटेनेंस अंडर फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एक्सपेंसेस में। सो वेयर अंडर अ फैमिली अरेंजमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू सिक्योर अ बेनिफिट टू अ थर्ड पार्टी, कोई सिक्योर कर रहा है बेनिफिट थर्ड पार्टी को, ही मे सू इन हिज ऑन राइट, और वो सू कर सकता है अपने राइट के लिए, ठीक, एज अ बेनिफिशियरी। Such an action has been allowed in many cases where on the partition of a joint family property between the male members and a provision is made for the maintenance of a female members of the family. केस लॉज की हेल्प से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। केस लॉज यहाँ पर हमारा है वीरम्मा वर्सेस अप्पाया। इस केस लॉ बेसिकली क्या हुआ था, इसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो डॉटर को मिल जाती है अगर वो पूरा लाइफ टाइम उसको मेंटेन करती है अपने फादर को, ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। सो क्या हुआ, द डॉटर बीइंग बेनिफिशियरी अंडर कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट, इट वॉज हेल्ड दैट शी वॉज एंटाइटल्ड टू सू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन हर फेवर, तो उसको वो क्लेम कर सकती थी क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था फादर और डॉटर के बीच कि अगर जो भी अगर वो लाइफ टाइम उन्हें मेंटेन करती है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये अंडर सेटलमेंट था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
If you found this video helpful, please do like, comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys.